नमस्कार। आज हम एक ऐसे वाक्य की गहराइयों में उतरेंगे जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। नाम है नीली रोशनी का प्रेतवादित कमरा। स्रोत हमें ले जाता है 2011 में हिमाचल की बर्फीली वादियों में। हाँ, ऋषभ और आरोही, एक यंग कपल। बिल्कुल, वो वहाँ छुट्टियां मनाने गए थे, थोड़ा आराम करने और शायद कुछ अच्छी बर्फबारी की तस्वीरें लेने। हाँ, एक आम छुट्टी जैसा प्लान। पर उनके साथ जो हुआ वो एक कथित सच्ची घटना बताई जाती है। आज हम इसी कहानी के मतलब मुख्य हिस्सों को, इसके रहस्य और इसके असर को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। चलिए देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है जब ऋषभ और आरोही देर शाम पहुंचते हैं एक अनजान, बिल्कुल सुनसान से गांव में। और बर्फबारी भी तेज हो रही थी, जैसा कि स्रोत बताता है। हाँ बिल्कुल, उन्हें एक पुराना, काफी वीरान सा गेस्ट हाउस मिलता है। वहाँ एक बुजुर्ग केयरटेकर के उन्होंने एक कमरा नंबर 7 की चाबी दी, मगर एक अजीब सी चेतावनी भी दी। कहा, अगर रात में दरवाजे के नीचे से नीली रोशनी दिखे तो कमरे से बाहर मत निकलना। और उन्होंने इसे बस, आप जानते हैं, पहाड़ी वहम मान लिया, ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यहीं से बात दिलचस्प हो जाती है। देखिए, कहानी का ये सेटअप, अलग थलग जगह, पुराना डरावना सा गेस्ट हाउस और फिर वो चेतावनी, हाँ, ये सब मिलकर एक तनाव बनाते हैं। स्रोत में दी गई ये चेतावनी खास है। अक्सर लोक कथाओं में ऐसी चेतावनियां आने वाले खतरे का संकेत होती हैं। ये सुनने वाले के दिमाग में पहले ही एक डर बिठा देती हैं। बिल्कुल। और फिर देखिए क्या होता है। रात के लगभग 2:45 बजे 2:45, ओके। आरोही की नजर पड़ती है दरवाजे के नीचे से आती एक हल्की नीली रोशनी पर। नीली रोशनी। हाँ, और ठीक उसी वक्त ऋषभ की भी नींद खुल जाती है। उसे अपने सीने पर जबरदस्त दबाव महसूस होता है, जैसे कोई बैठा हो, सांस लेना मुश्किल। बाप रे। और वो नीली रोशनी, वो धीरे धीरे तेज होती जाती है और कमरा अचानक बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, इतना कि उनकी सांसें धुएं जैसी दिखने लगती हैं। ओह, ये तो क्लासिक हॉन्टेड माहौल है। अब यहाँ से मामला और बिगड़ता है। केयर टेकर ने मना किया था, याद है? हाँ हाँ, बाहर मत निकलना। फिर भी आरोही हिम्मत करके दरवाजा थोड़ा सा खोलती है। अरे नहीं। और गलियारे में जो दिखा वो भयानक था। एक शख्स खड़ा था, आधा जला हुआ शरीर। आधा जला हुआ। हाँ, एक आंख की जगह सिर्फ गड्ढा था और दूसरी आंख, उसमें से दहकती हुई नीली रोशनी निकल रही ओह थी। माय गॉड, ये तो बहुत ग्राफिक है। उसके जले हुए होठ हिल रहे थे पर कोई आवाज नहीं आ रही थी। लेकिन तभी ऋषभ और आरोही दोनों ने अपने दिमाग के अंदर एक आवाज सुनी। दिमाग के अंदर आवाज नहीं आई? वे दिमाग में गूंजी, मैं यहाँ फंस गया था, अब तुम भी फंस गए हो। ओह, ये अनुभव तो मतलब शारीरिक भी है और मानसिक भी। इस सीने पर दबाव, ठंड लगना, ये शारीरिक हुआ। पर वो आवाज, स्रोत कह रहा है कि वो दिमाग में गूंजी। हाँ, इससे मानसिक प्रक्षेपण कह सकते हैं शायद। मतलब आवाज कानों से नहीं, सीधे मन में। और वो आधा जला आदमी, वो नीली आंख, स्रोत में इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या ये सिर्फ डराने के लिए है या इसका कोई गहरा अर्थ है? कोई पुरानी कहानी? पता नहीं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो गया। अपने आप? हाँ, ऋषभ तो ये सब देखकर बेहोश हो गया। आरोही चीखना चाहती थी पर जैसे उसकी आवाज ही जम गई, हलक से निकली ही नहीं। डर के मारे आवाज बंद हो जाना। कमरे की बत्तियां भी टिमटिमाकर बुझ गईं और पूरा कमरा बस उस भयानक नीली रोशनी से भर गया। और फिर एकदम खामोशी। खामोशी, ओके। अगली सुबह जब कैटेकर आया तो दरवाजा अंदर से बंद था। खटखटाया, कोई जवाब नहीं। आखिर में उसने दरवाजा तोड़ा, अंदर घुसा। और अंदर का सीन भयानक था। ऋषभ और आरोही दोनों फर्श पर बेहोश पड़े थे। बेहोश? हाँ, और आरोही के कानों से ताजा खून बह रहा था। खून कान से? हाँ, और ऋषभ की गर्दन पर गहरे नीले रंग के निशान थे, जैसे किसी ने पूरी ताकत से गला घोटा हो। पर कमरे में तो कोई और था ही नहीं। बाप रे। ये जो शारीरिक निशान स्रोत में बताए गए हैं, कान से खून, गले पर वो निशान, ये उस रात की भयावहता को दिखाते हैं। ये कोई मति भ्रम नहीं था। बिल्कुल नहीं। लेकिन इसका असर सिर्फ शारीरिक नहीं था। स्रोत बताता है कि ऋषभ इस हादसे के बाद फिर कभी बोल नहीं पाया। कभी नहीं। हाँ, इसे साइकोजेनिक म्यूटिज्म कहते हैं। मतलब इतना गहरा सदमा लगा कि आवाज ही चली गई। और आरोही का क्या हुआ? आरोही, स्रोत कहता है कि वो इस घटना के बाद जैसे गायब ही हो गई।
लोगों की नजरों से बिल्कुल दूर। गायब हो गई मतलब? कहाँ गई? बस एकांत में चली गई शायद। ये दिखाता है कि वो अनुभव कितना कितना तोड़ने वाला था। उनकी जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं। सही बात है, गहरा मानसिक आघात बाद में वो गेस्ट हाउस बंद कर दिया गया, हमेशा के लिए। होना ही था। ही नहीं चाहिए था, शायद उन्हें कुछ पता था। हो सकता है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। स्रोत के मुताबिक आज भी, खासकर पूर्णिमा की रातों में, उस वीरान पड़े गेस्ट हाउस से अजीब सी नीली रोशनी दिखने की बातें होती हैं। आज भी, बंद होने के बाद भी? हाँ, कभी फुसफुसाहट सुनाई देती है तो कभी कमरा नंबर 7 की खिड़की में कोई साया नजर आता है, जबकि वहां अब सालों से कोई नहीं रहता। ये तो बहुत डरावना है। तो इस पूरे वाक़ये से हम क्या समझें? एक चेतावनी थी जिसे अनदेखा किया गया, फिर एक भयानक सामना हुआ, उसके नतीजे बहुत बुरे निकले। हाँ। और पीछे रह गया एक अनसुलझा रहस्य। ये स्रोत हमें उस गेस्ट हाउस और कमरा नंबर 7 की पहेली के साथ छोड़ देता है। यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। स्रोत में वो कथित प्रेत कहता है, मैं यहाँ फंस गया था। हाँ? ये फंसे होने का आइडिया, ये बड़ा दिलचस्प है। क्या ये सिर्फ उस आत्मा के बारे में जो वहां अटकी हुई है, या जैसा कि स्रोत बाद की घटनाओं से इशारा करता है, वो नीली रोशनी का दिखना, आवाजें आना, बंद होने के सालों बाद भी, क्या वो जगह खुद उस घटना या उस ऊर्जा को मतलब पकड़कर बैठ गई है? मतलब जगह ही प्रेतवादित हो गई है। हाँ, जैसे वो जगह उस दर्द या उस डर से बाहर ही नहीं आ पा रही। ये सोचने पर मजबूर करता है कि किसी जगह और वहां हुई घटनाओं या तीव्र भावनाओं के बीच कितना गहरा और स्थायी कनेक्शन हो सकता है। सही बात है। एक ऐसा सवाल जो शायद हमेशा अनसुलझा ही रहेगा।